नमस्कार। आज हम इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं, बहुत पीछे। हम बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे शुरुआती शहरों की। जी हाँ, लगभग 4700 साल पहले की बात है ये। बिल्कुल। हमारे पास है कक्षा 6 की इतिहास की किताब हमारे अतीत 1 और इसका अध्याय 4 हमारा गाइड होगा आज। हम इसी से समझने की कोशिश करेंगे इन प्राचीन नगरों को। हाँ, इस अध्याय से हम देखेंगे कि ये शहर जिन्हें हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, आखिर थे कैसे, वहाँ जिंदगी कैसी चलती थी, क्या खासियतें थी उनकी। एक तरह से उस वक्त की शहरी सभ्यता की झलक पाने की कोशिश है ये। बिल्कुल। और ये अध्याय, जैसा आपने कहा, यही हमारा मुख्य स्रोत है आज। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हड़प्पा की कहानी से। ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि कैसे पुरानी दबी हुई ईंटें भी हमें इतनी कहानियां सुना सकती हैं। सही बात है। और हड़प्पा की कहानी की शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। करीब 150 साल पहले की बात है। हाँ। आज के पाकिस्तान वाले पंजाब में जब अंग्रेज रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो कुछ इंजीनियरों को हड़प्पा नाम की जगह पर बहुत सारी अच्छी पक्की ईंटें मिली। अच्छा। उन्हें लगा बस कोई पुराना खंडर होगा, ईंटों का टीला है शायद। और फिर? उन्होंने उठा ली ईंटें। हाँ। हजारों की तादाद में वो ईंटें उखाड़ कर ले गए और रेलवे लाइन बनाने में इस्तेमाल कर ली। अरे, मतलब अनजाने में ही कितनी पुरानी इमारतें नष्ट हो गई होंगी। बिल्कुल। ये हुआ। और फिर इसके काफी साल बाद, करीब 80 साल पहले, जब पुरातत्वविदों ने, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने, इस जगह को ठीक से खंगाला, तब पता चला कि ये कोई मामूली टीला नहीं था। ये तो शहर था पूरा। जी, ये उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक का हिस्सा था। और क्योंकि ये शहर सबसे पहले मिला, तो बाद में जहां भी इस तरह की चीजें, ऐसी ही बनावट मिली, उन सबको हड़प्पा सभ्यता के शहर कहा जाने लगा। तो ये शहर करीब 4700 साल पहले थे। हाँ, मोटे तौर पे इनका विकास इसी समय हुआ। तो क्या खास था इन शहरों में? मतलब क्या चीज थी जो इन्हें बाकियों से अलग बनाती थी? देखिए, कई चीजें थीं, लेकिन सबसे पहले जो ध्यान जाता है वो है इनकी प्लानिंग, इनका नियोजन। प्लानिंग कैसे? ज्यादातर शहर दो हिस्सों में बटे हुए मिले हैं। एक हिस्सा पश्चिम में होता था, जो थोड़ा छोटा था पर ऊंचाई पर बना होता था। इसे कहते हैं नगर दुर्ग या सिटाडेल। अच्छा, ऊंचाई पर। जी। और दूसरा हिस्सा पूर्व में होता था, जो ज्यादा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में बसा था। इसे निचला नगर कहते हैं। और इनकी सुरक्षा के लिए कुछ दीवारें वगैरह? बिल्कुल। दोनों ही हिस्सों के चारों तरफ पक्की ईंटों की दीवारें बनी होती थीं। पक्की ईंटें उस जमाने में? हाँ, और वो ईंटें इतनी अच्छी क्वालिटी की थीं कि हजारों साल बाद आज भी मौजूद हैं। उनको जोड़ने का तरीका भी बड़ा मजबूत था। इंटरलॉकिंग पैटर्न कहते हैं उसे। कमाल है। इंजीनियरिंग तो जबरदस्त थी मतलब। सही कहा। और वो जो ऊंचा वाला हिस्सा था, नगर दुर्ग, वहां शायद कुछ खास इमारतें होती होंगी, या शायद शासक वर्ग रहता होगा। जैसे कोई उदाहरण है ना? मोहनजोदाड़ो में एक बहुत बड़ा तालाब जैसा स्ट्रक्चर मिला है। उसे महान स्नानागार या ग्रेट बाथ कहते हैं। हाँ हाँ, सुना है मैंने इसके बारे में। ये कोई आम तालाब नहीं था शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे बनाने में ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, प्लास्टर लगाया गया है, और पानी का रिसाव रोकने के लिए सोचिए, प्राकृतिक तारकोल की परत चढ़ाई गई है। गजब। इसमें उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां बनी थीं और चारों तरफ कमरे भी बने हुए थे। शायद कुएं से पानी भरा जाता था और इस्तेमाल के बाद निकाल दिया जाता था। तो क्या लगता है क्यों बनाया गया होगा ये? अंदाजा यही है कि शायद कोई खास मौके होते होंगे, कोई धार्मिक अनुष्ठान या कुछ, जब शहर के महत्वपूर्ण लोग यहाँ स्नान करते होंगे। और इसके अलावा और शहरों में भी कुछ खास मिला? हाँ, जैसे कालीबंगन और लोथल जैसे शहर हैं, वहाँ अग्निकुंड मिले हैं। हो सकता है वहाँ यज्ञ वगैरह होते हों। अच्छा। और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल में बड़े बड़े भंडार गृह, मतलब स्टोर हाउसेस भी मिले हैं सामान रखने के लिए। ये सब दिखाता है कि ये कितने ऑर्गेनाइज थे ये शहर। और ये फैले कहाँ तक थे? सिर्फ पाकिस्तान में ही? नहीं, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों के अलावा भारत में भी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और हमारे पंजाब में भी कई साइट्स मिली हैं। और इन सब जगहों पर एक जैसी चीजें मिलती हैं? हाँ, काफी हद तक। जैसे वो खास तरह के लाल मिट्टी के बर्तन जिन पर काले रंग से डिजाइन बने होते हैं, वो लगभग हर जगह मिले हैं। पत्थर के बाट यानी वजन, मोहरें, खास किस्म के मन के, तांबे के औजार, पत्थर के लंबे ब्लेड, ये सब जगह पाए गए हैं। ये एक बड़ी फैली हुई संस्कृति थी। अच्छा, ये तो बड़े स्ट्रक्चर्स की बात हुई। आम लोगों के घर कैसे थे? क्या उनमें भी कोई प्लानिंग दिखती है? जी हाँ, दिखती है। ज्यादातर घर 1 या 2 मंजिल के होते थे। 2 मंजिल के भी? वाह। हाँ, और घर का डिजाइन अक्सर ऐसा होता था कि बीच में एक आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। आंगन जरूर होता था मतलब? हाँ, ज्यादातर घरों में।
और दिलचस्प बात यह है कि कई घरों में अपना अलग बाथरूम होता था और कुछ घरों में तो पानी के लिए कुआं भी होता था। क्या बात है। मतलब साफ सफाई का भी पूरा ध्यान था। और नालियों का सिस्टम, उसके बारे में तो बहुत सुना है। वो तो शायद हड़प्पा सभ्यता की इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन नमूना है। आप सोचिए, ज्यादातर शहरों में नालियां ढकी हुई थी। ढकी हुई। आज भी कई जगह खुली नालियां दिख जाती हैं। बिल्कुल। और ये नालियां बिल्कुल सीधी लाइनों में बनाई जाती थी और उनमें हल्की सी ढलान होती थी ताकि पानी रुके नहीं, बहता जाए। और घरों से कनेक्शन? घरों की छोटी नालियां बाहर सड़कों पर बनी बड़ी नालियों से जुड़ जाती थी और फिर वो और बड़े नालों में मिल जाती थी। पूरा नेटवर्क था। लेकिन अगर ढकी थीं तो साफ कैसे करते होंगे? उसका भी इंतजाम था। थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल जैसे छेद छोड़े जाते थे ताकि सफाई हो सके। कमाल है। और सबसे बड़ी बात ये लगती है कि ये सब कुछ घर, नालियां, सड़कें, ये सब एक साथ प्लान करके बनाया जाता था। ऐसा नहीं कि पहले घर बन गए, फिर गली निकाली, फिर नाली खोदी। नहीं, सब एक ही योजना का हिस्सा लगता है। ये तो बहुत ही एडवांस सोच थी उस वक्त के हिसाब से। बिल्कुल। तो शहर की जिंदगी कैसी रही होगी? बहुत चहल पहल रहती होगी। हाँ, लगता तो यही है। हड़प्पा जैसे शहर काफी व्यस्त जगह रही होंगी। अंदाजा है कि कोई ना कोई शासक वर्ग तो रहा ही होगा जो ये सब बनवाता होगा। हाँ, जो शायद शहर की योजना बनाने, खास इमारतें बनवाने का काम देखता होगा। और शायद यही लोग दूर दराज से महंगी चीजें मंगवाते होंगे, धातुएं, कीमती पत्थर वगैरह। और जो खास चीजें होती थीं, जैसे सोने चांदी के गहने, सुंदर मनके, वो शायद अपने पास रखते होंगे। और लिखने पढ़ने का काम, क्या वो लोग लिखना जानते थे? हाँ, ऐसे लोग भी थे जिन्हें लिपिक या स्क्राइब्स कहते हैं। वो लिखना जानते थे। हमें जो मोहरें मिली हैं उन पर कुछ लिखावट है। ये लिपिक शायद मोहरें बनाने में मदद करते होंगे या शायद और भी चीजों पर लिखते होंगे जो अब बची नहीं है, जैसे कपड़े या लकड़ी पर। वो लिपि तो पढ़ी नहीं जा सकी अभी तक, है ना? नहीं, दुर्भाग्य से नहीं। वो इस उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है, पर है अभी भी एक रहस्य। तो शासक हो गए, लिपिक हो गए, और आम कारीगर, शिल्पकार। वो तो बहुत सारे रहे होंगे, मर्द और औरतें दोनों ही। वो अपने घरों में या फिर अलग वर्कशॉप्स में तरह तरह की चीजें बनाते थे। क्या क्या बनाते थे? अरे बहुत कुछ। खुदाई में पत्थर, शंख और धातुओं की बनी चीजें मिली हैं। तांबा, कांसा, जो तांबे और टिन को मिलाकर बनता है, सोना, चांदी, इनसे औजार बनते थे, हथियार, गहने, बर्तन, सब कुछ। कुछ खास चीजें जो बहुत मिली हो या बहुत आकर्षक हो? हाँ, जैसे पत्थर के बाट बहुत दिलचस्प हैं। ये चर्ट नाम के एक पत्थर से बनते थे और बड़े सटीक आकार के होते थे। शायद कीमती पत्थर या धातुएं तौलने के काम आते होंगे। अच्छा। और मनके यानी बीड्स, खासकर कार्नीलियन पत्थर के लाल रंग के मनके बहुत खूबसूरत होते थे। उनको पहले काटा जाता था, फिर घिसकर पॉलिश करके चमकाया जाता था, फिर उनमें बारीक छेद किया जाता था। सोचिए कितना हुनर लगता होगा। वाकई। और मोहरों का क्या? वो क्यों बनती थी? मोहरें ज्यादातर आयताकार होती थी, पत्थर की बनी हुई। उन पर अक्सर किसी जानवर का चित्र बना होता था। इनका इस्तेमाल शायद सामान पर ठप्पा लगाने के लिए होता था, जिसकी बात हम आगे कर सकते हैं। ठीक है। और मिट्टी के बर्तन? वो भी बहुत सुंदर बनते थे, खासकर काले रंग के डिजाइन वाले लाल मिट्टी के बर्तन। कपड़ों के बारे में कुछ और पता चला? कपास वगैरह का इस्तेमाल होता था? हाँ, कपड़ों के सीधे सबूत भले ही कम हो, लेकिन मोहनजोदड़ो में चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से और कुछ तांबे की चीजों से कपड़े के टुकड़े चिपके हुए मिले हैं। अच्छा। और मेहरगढ़ जैसी पुरानी जगहों पर तो कपास की खेती के सबूत लगभग 7000 साल पुराने हैं। और हाँ, कताई के लिए इस्तेमाल होने वाली तकलियां भी मिली हैं, मिट्टी की और फेंस की बनी हुई। तो कपड़ा बनता था, ये पक्का है। ये फेंस क्या चीज है? आपने पहले भी जिक्र किया था। हाँ, फेंस कोई पत्थर या शंख जैसी कुदरती चीज नहीं है। इसे आर्टिफिशियली बनाया जाता था। रेत या क्वार्ट्ज पत्थर का जो पाउडर होता है, उसे गोंद में मिलाकर एक शेप देते थे और फिर उसे पकाते थे। अच्छा, उससे क्या होता था? पकाने से उस पर एक चिकनी चमकदार परत आ जाती थी, जो अक्सर नीले या हल्के समुद्री हरे रंग की होती थी। और इससे क्या बनाते थे? इससे भी मनके बनते थे, चूड़ियां, छोटी बालियां, छोटे बर्तन वगैरह। ये दिखाता है कि वो लोग नए नए मटेरियल बनाने में भी माहिर थे। ये सब जो कारीगरी होती थी, क्या ये कोई भी कर लेता था या खास लोग करते थे? ज्यादातर चीजें विशेषज्ञों का काम लगती हैं। मतलब ऐसे कारीगर जिन्हें किसी एक खास काम में महारत हासिल हो। जैसे कोई सिर्फ पत्थर काटने में माहिर हो, कोई सिर्फ मनकों को चमकाने में, कोई सिर्फ मोहरे बनाने में। मोहनजोदड़ो से एक पत्थर की मूर्ति मिली है,
एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की लगती है, जिसने कशीदाकारी वाले कपड़े पहने हैं। वो मूर्तियां भी किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार ने ही बनाई होगी। तो ये सब बनाने के लिए कच्चा माल कहाँ से आता था? तांबा, सोना, पत्थर? हाँ, ये बड़ा सवाल है। कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, वो चीजें जिनसे फिर तैयार माल बनता है। कुछ चीजें तो स्थानीय स्तर पर मिल जाती होंगी, जैसे लकड़ी, मिट्टी। लेकिन धातुएं, सोना, चांदी? हाँ, या कीमती पत्थर, ये सब तो हर जगह नहीं मिलते। तो ये जरूर दूर दराज के इलाकों से मंगवाने पड़ते होंगे। कहाँ से आता होगा, कुछ आइडिया है? आर्कियोलॉजिस्ट अंदाजा लगाते हैं, जैसे तांबा हो सकता है आज के राजस्थान से आता हो, और शायद पश्चिम एशिया में ओमान से भी। ओमान से भी? मतलब समुद्री व्यापार। संभव है। टिन, जिसे तांबे में मिलाकर कांसा बनाते थे, वो शायद आज के अफगानिस्तान और ईरान से आता हो। सोना शायद दक्षिण भारत में कर्नाटक से, और कीमती पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान जैसी जगहों से। इतना सारा सामान लाना ले जाना कैसे करते होंगे? इसके भी कुछ सुराग मिले हैं। एक तो मिट्टी की बनी खिलौना गाड़ी मिली है। उससे लगता है कि बैलगाड़ी जैसे साधन रहे होंगे, जमीन पर चलने वाले। और पानी के रास्ते? हाँ, कुछ मोहरों पर जहाज या नाव के चित्र बने मिले हैं। तो लगता है नदियों और समुद्र के रास्ते भी व्यापार और सामान की ढुलाई होती थी। लोथल में तो शायद बंदरगाह जैसी कोई जगह भी मिली है। बिल्कुल, लोथल का जिक्र जरूरी है। गुजरात में है ये। हाँ, धोलावीरा और लोथल गुजरात के ये 2 शहर खास हैं। सही। लोथल जो है वो गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास साबरमती नदी की एक सहायक नदी के किनारे बसा था। और ये ऐसे जगह था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चे माल आसानी से मिल जाते थे। तो ये व्यापार का बड़ा केंद्र रहा होगा। हाँ, पत्थर, शंख और धातुओं से चीजें बनाने का ये एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ भी भंडार गृह मिला है और बहुत सारे मोहरें और मुद्रांकन मिले हैं। मुद्रांकन मतलब मोहर की छाप। और वो बंदरगाह वाली बात? हाँ, लोथल में एक बहुत बड़ा तालाब जैसा ढांचा मिला है, जिसे कई विद्वान गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड मानते हैं। उनका मानना है कि शायद यहीं पर समुद्र या नदी के रास्ते जहाज आकर रुकते थे और माल उतारा चढ़ाया जाता था। अच्छा, और वहां मनके बनाने का काम भी होता था शायद? जी हाँ, उसके भी सबूत हैं। पत्थर के टुकड़े, आधे बने हुए मनके बनाने के औजार और तैयार मनके, सब कुछ मिलाए वहां पूरी वर्कशॉप लगती है। और दूसरा शहर धोलावीरा, वो भी कच्छ में है ना? हाँ, कच्छ के रण में खादीर बेट नाम के द्वीप पर। वहां साफ पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। धोलावीरा की एक खास बात यह है कि जहां बाकी हड़प्पा शहर ज्यादातर 2 हिस्सों में बटे थे, धोलावीरा 3 हिस्सों में बटा हुआ था। 3 हिस्से? जी, और हर हिस्से के चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें थीं और बड़े बड़े प्रवेश द्वार यानी गेटवेज थे। वहां एक बड़ा खुला मैदान भी मिला है, जो शायद पब्लिक सेरेमनीज के लिए इस्तेमाल होता हो। और वहां वो लिखावट वाली चीज भी मिले थे? हाँ, वो बहुत ही अनोखी खोज है। हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर मिले हैं, जिन्हें सफेद पत्थर पर खोदा गया था और शायद लकड़ी में जड़ा गया होगा। ये इसलिए खास है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा लिपि हमें छोटी छोटी मोहरों पर ही मिलती है। इतने बड़े अक्षर मिलना बहुत रेयर है। इन शहरों में रहने वाले लोग खाते क्या थे? अनाज वगैरह उगाते थे? बिल्कुल। शहरों में जो लोग रहते थे, शासक, लिपिक, शिल्पकार, उनके लिए खाना तो चाहिए था। तो ये खाना गांवों से आता था। देहात में किसान और चरवाहे रहते थे, जो फसलें उगाते थे और जानवर पालते थे। क्या उगाते थे, पता चला है? हाँ, पौधों के जो अवशेष मिले हैं उनसे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, चावल, तिल, अलसी और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। खेती के लिए कोई खास तकनीक इस्तेमाल करते थे? एक नया औजार इस्तेमाल होता था, हल, लकड़ी का हल, जमीन जोतने के लिए। असली हल तो शायद गल गए, बचे नहीं, पर मिट्टी के बने खिलौने हल मिले हैं। अच्छा, खिलौने मिले हैं? जी, और क्योंकि उन इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती थी, तो शायद सिंचाई के लिए भी कोई तरीका इस्तेमाल करते होंगे। हो सकता है पानी को जमा करके जरूरत के वक्त खेतों तक पहुंचाते हों। और जानवर कौन से पालते थे? मवेशी, भेड़, बकरी और भैंस पालते थे। बस्तियों के आसपास चारागाह होते थे। गर्मी के मौसम में जब चारा पानी कम हो जाता होगा, तो शायद जानवरों की झुंडों को दूर दराज तक ले जाते होंगे। शिकार वगैरह भी करते थे? हाँ, बेर जैसे फल इकट्ठा करते थे, मछली पकड़ते थे और हिरन जैसे जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे। अच्छा, अब जरा उन मोहरों पर वापस आते हैं। हाँ, आपने कहा था उनका इस्तेमाल ठप्पा लगाने के लिए होता था, कैसे? हाँ, ऐसा माना जाता है कि जब कोई सामान, मान लीजिए एक थैले में भरकर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, तो थैले को बंद करने के बाद उसकी गांठ पर गीली मिट्टी लगा दी जाती थी। ठीक है। और फिर उस गीली मिट्टी पर अपनी मोहर दबा दी जाती थी। तो मिट्टी पर मोहर की एक छाप बन जाती थी।
इसी छाप को मुद्रांकन या सीलिंग कहते हैं। तो इससे क्या होता था? इससे ये पता चलता था कि सामान किसने भेजा है, और अगर वो छाप या सील टूटी हुई नहीं है तो इसका मतलब था कि सामान के साथ रास्ते में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, वो सुरक्षित पहुंच गया है। अच्छा, एक तरह की गारंटी या पहचान हो गई ये तो। जी बिल्कुल। आज भी तो हम सील या स्टैम्प का इस्तेमाल करते हैं कई कामों में, है ना? हाँ, बात तो सही है। तो मतलब ये सभ्यता इतनी विकसित थी, इतने व्यवस्थित शहर थे, फिर अचानक क्या हुआ? ये सब खत्म कैसे हो गया? ये वाकई हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है। लगभग 3900 साल पहले हमें एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। क्या बदलाव? लोगों ने धीरे धीरे इन बड़े शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया। वो जो खास लिपि थी, मोहरें थीं, बाट थे, उन सब का इस्तेमाल लगभग बंद हो गया। जो कच्चा माल दूर दूर से आता था वो भी आना कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में तो हालत और भी बुरी दिखती है शायद। हाँ, वहां तो सड़कों पर कचरे के ढेर जमा होने के निशान मिले हैं। जल निकासी का जो इतना बढ़िया सिस्टम था वो नष्ट हो गया, और लोग सड़कों पर ही बहुत बेतरतीब ढंग से छोटे और कमजोर घर बनाकर रहने लगे। पर ऐसा हुआ क्यों? क्या वजह थी? कोई एक पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। विद्वानों ने अलग अलग अंदाजे लगाए हैं। जैसे? कुछ मानते हैं कि शायद नदियां सूख गईं जिन पर ये शहर निर्भर थे। कुछ कहते हैं कि जंगलों की बहुत कटाई हो गई, ईंटें पकाने के लिए, तांबा गलाने के लिए ईंधन चाहिए था। फिर मवेशियों ने चारागाह खत्म कर दिए होंगे, इससे पर्यावरण बिगड़ा होगा। बाढ़ का भी जिक्र आता है कहीं कहीं। हाँ, कुछ इलाकों में बाढ़ आई होगी, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इनमें से कोई एक कारण सभी शहरों का पतन को नहीं समझा पाता। अगर नदी सूखी या बाढ़ आई तो उसका असर तो कुछ खास इलाकों में ही होगा ना? हाँ, ये बात भी है। तो फिर क्या हुआ होगा? एक संभावना ये लगती है कि शायद जो शासक वर्ग था उनका नियंत्रण खत्म हो गया। किसी वजह से वो व्यवस्था चला नहीं पाए। कारण जो भी रहा हो, नतीजा क्या निकला? नतीजा साफ दिखता है। जो पुराने बड़े शहर थे, खासकर आज के पाकिस्तान के सिंध और पश्चिमी पंजाब वाले इलाके में, वो ज्यादातर खाली हो गए। लोग वहां से हट गए। और कहाँ गए? वो पूरब और दक्षिण की तरफ चले गए और वहां जाकर छोटी नई बस्तियों में बस गए। तो सभ्यता पूरी तरह मिटी नहीं, बस उसका रूप बदल गया, शहर उजड़ गए। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। वो जो एक बड़ा शहरी दौर था वो खत्म हो गया, लेकिन लोग तो थे, जीवन चल रहा था, बस अलग ढंग से, छोटी बस्तियों में। और फिर इसके काफी बाद, लगभग 1400 साल बाद, हमें गंगा घाटी जैसे दूसरे इलाकों में फिर से नए शहर उभरते हुए दिखते हैं, जिनके बारे में हम शायद आगे बात करेंगे। जी बिल्कुल। ये दिखाता है कि इतिहास कैसे चलता है, उतार चढ़ाव आते हैं, सभ्यताएं बदलती हैं। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता के इन शुरुआती अद्भुत शहरों की कहानी, उनकी कमाल की योजना, लोगों का जीवन, उनका व्यापार, उनका हुनर और आखिर में उनका वो रहस्यमय यंत्र। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज से हजारों साल पहले लोग कैसे इतनी जटिल, इतनी विकसित शहरी जिंदगी जी रहे थे। उनकी इंजीनियरिंग, उनका समाज, कितना कुछ था उनमें। सही कहा। और उनके पतन की कहानी, क्या वो हमें आज के शहरों की अपनी चुनौतियों के बारे में कुछ सिखा सकती हैं? जैसे संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करें, पर्यावरण का ध्यान कैसे रखें, बदलावों का सामना कैसे करें। ये सोचने वाली बात है। शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि कोई भी सभ्यता, कोई भी सिस्टम कितना भी स्थायी या मजबूत क्यों ना लगे, बदलाव उसका हिस्सा है और अंत के बाद एक नई शुरुआत भी होती है। इस पर जितना सोचें उतने सवाल उभरते हैं और खोज करने की इच्छा होती है।